देखिए हम लोगों का दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर के। देखो इन जनरल आउटस्टैंडिंग वर्ड, इन जनरल हम आउटस्टैंडिंग वर्ड, आउटस्टैंडिंग अगर कहते हो आउटस्टैंडिंग, तो ये चीज हम लोगों को मैच में देखने के लिए मिला था, मैच में सुनने के लिए मिलता है जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो नहीं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय जो भी होंगे प्लेयर, है ना। तो वहां आउटस्टैंडिंग का मतलब उस वक्त क्या होता था, जबरदस्त होता था। आज यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हमने अभी तक किया नहीं है ना। यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ही होता है एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस नॉट पेड टिल डेट, आप कह सकते हो। इसी को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कुछ एग्जाम्पल हो सकता है अगर आपने स्टाफ से काम ले लिया लेकिन उसको सैलरी अभी तक दी नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर मकान मालिक का किराया आपको देना था लेकिन आपने दिया नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। यानी अगर हम रेंट पे कर चुके तो रेंट, लेकिन रेंट पे करना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी अगर हम पे कर चुके तो सैलरी, लेकिन अभी सैलरी बाकी है तो क्या हो जाएगा नाम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस तरह के चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का भी हो सकता है, यहाँ पीएल अकाउंट का भी हो सकता है। तो यहाँ जो एक्सपेंसेस आप देख रहे हो, इसका मतलब ये मत बिठाइएगा मन में कि ये ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहा है कि ये प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंसेस के बारे में बोल रहा है। यहाँ जो आप एक्सपेंसेस देख रहे हो, इसमें ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस भी हो सकता है डेबिट वाला, और यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक्सपेंसेस हो सकता है। कोई भी एक्सपेंसेस होगा यहाँ रिकॉर्ड होता है। अब ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस हो या पीएल के डेबिट में सैलरी हो, कोई भी हो, दोनों में आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो आप। तो हम एक एक एग्जांपल लेकर के तुमको समझाते हैं कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। देखो होगा क्या जब आप क्वेश्चन को देखोगे आपके क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस बना करके आपको दिया जाएगा। इस ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में यहां पे आपको लिखा रहेगा सैलरी, और इसी तरह से यहां लिखा रहेगा रेंट। सपोज कीजिए ये 500 है, ये 600 है। ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में अगर सैलरी लिखा हुआ है और रेंट लिखा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में सैलरी और रेंट लिखने का मतलब होता है कि ये सैलरी 500 हमने पे कर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सैलरी है वो याद रखिएगा, वो क्या है, पेड है। यहां अगर रेंट लिखा हुआ है तो इस रेंट का मतलब वो क्या है, पेड है वो। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर का कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब वो पेड है। और इसी ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर जाओगे यहां नीचे, तो एडजस्टमेंट लिखा रहेगा, और इस एडजस्टमेंट में यहां पे सपोज करो लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹200, ऐसा करके लिखा रहेगा। मतलब जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपका ये क्वेश्चन है। अब बोलता है इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट कहां करना है, लिखोगे कहां, कौन सा रिकॉर्ड होगा। मतलब ये क्वेश्चन है कि रेंट इनर कॉलम में लिखा रहेगा और इस रेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा, सैलरी रहेगा तो सैलरी में कुछ आउटस्टैंडिंग रहेगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ और आइटम हो जिसमें आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम फिलहाल सिर्फ एडजस्टमेंट सीख रहे हैं ना, हम सिर्फ इसको सीख रहे हैं। हम ऊपर वाला तो ऑलरेडी जानते हैं कि उसको पोस्ट कहाँ करना होता है। सैलरी कहाँ पोस्ट करते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। रेंट को कहाँ पोस्ट करते हो, पीएनएल का डेबिट साइड। अगर सेम यहाँ पे वेजेस होता तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड भी हो सकता है। तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि माइंड में ये मत एडजस्ट कीजिएगा कि आउटस्टैंडिंग का मतलब कि वो पीएनएल अकाउंट का पार्ट है, वो ट्रेडिंग का भी पार्ट हो सकता है, ट्रेडिंग में भी एडजस्टमेंट लग सकता है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत है, तो अब इसका सॉल्यूशन कहां करोगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहां करोगे, उसको हम रिकॉर्ड कहां करते हैं। सबसे पहले देखो
हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते होंगे, हालांकि बनता तो ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ है, लेकिन जहां उसका ट्रीटमेंट हम सिर्फ उसी को दिखा रहे हैं। तो सॉल्यूशन में इसका पहला ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा ट्रीटमेंट कहां पे होगा, आपके बैलेंस शीट में, चाहे वो असेट साइड हो चाहे वो लाइबिलिटी साइड हो, लेकिन कहीं ना कहीं होगा। देखो जितना भी आप एडजस्टमेंट देखते हो, जितना भी एडजस्टमेंट यहां देखते हो, हर एक एडजस्टमेंट का दो काम है, एकदम कसम खाओ, माँ पिताजी चचा दादा जिसका खाना है, जितना एडजस्टमेंट उन सब का ट्रीटमेंट दो जगह, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, कहीं पे भी ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस का डेबिट क्रेडिट, इनमें से कहीं भी हो सकता है, और बैलेंस शीट के असेट्स लायबिलिटी कहीं भी हो सकता है। यही चीज तुमको याद करना है, यही तो हम सीख रहे हैं। अब जरा सोचो, ये जो सैलरी है 500 ऑलरेडी हम लोग पीएनएल अकाउंट में लिखे होंगे, टू सैलरी। ये जो रेंट है ये ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में हम ऑलरेडी लिख चुके होंगे। तो इस रेंट और इस सैलरी का मतलब क्या होता है, पेड, ऑलरेडी पेड। अब एडजस्टमेंट क्या कहता है, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100, आप ही बताइएगा कि हमको क्या करना चाहिए, तुम ही आंसर दोगे। 500 रुपया सैलरी हम आपको दे चुके, उसके बाद भी हम ये कहते हैं आपसे कि देखो 100 रुपया हम आपको बाद में देंगे, यानी 500 रुपीज सैलरी हम आपको पे कर चुके, और पे करने के बाद हम ये कहते हैं देखो 100 रुपया बाद में लेना, 100 रुपीज बाद में देंगे। तो एक्चुअल में आपकी सैलरी कितनी थी, 600। समझ रहे हो, क्या ये याद करने का कोई जुगाड़ है, सिंपल सा बात है। 500 रुपया हम आपको पे कर चुके और हम आपसे कह रहे हैं कि 100 रुपीज है ड्यू, बाद में ले लेना। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सैलरी 600 है, उसमें से 500 हम आपको पे कर रहे हैं, इसलिए 100 रुपीज ड्यू है। इसका मतलब कि इस करंट ईयर की सैलरी कितनी है, तो ये जानने के लिए आपको इस 100 रुपीज को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी पहला ट्रीटमेंट है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को 100 ऐड करो ताकि मेरा करंट निकल सके। ठीक वैसे ही मकान मालिक को किराया हम 600 रुपया दे चुके, और 600 देने के बाद भी हम उससे कहते हैं कि 200 और बाद में देंगे। इसका मतलब है कि मेरा किराया एक्चुअल में कितना होगा, 800। तो इसका मतलब इसको ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट बोलकर। यानी ट्रीटमेंट में आपको याद क्या रखना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो कंसर्न एक्सपेंसेस है, जिसको आप रिलेटेड एक्सपेंसेस बोलते हो, उसके साथ हमको उसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। कंसर्न या रिलेटेड एक्सपेंसेस का मतलब कि वेजेज में आउटस्टैंडिंग लगा, वेजेज के साथ ऐड कर दो, रेंट आउटस्टैंडिंग है, रेंट के साथ ऐड कर दो, सैलरी आउटस्टैंडिंग लगा, सैलरी के साथ ऐड कर दो, कमीशन आउटस्टैंडिंग है, कमीशन के साथ ऐड कर दो। अब रेंट सैलरी वेजेज वेजेज ये कहां होगा वो तो तुम जानते हो पहले से। तो हम फर्स्ट क्या पढ़े, कंसर्न एक्सपेंसेस। कंसर्न का मतलब जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसी के साथ उसको ऐड कर दो। जैसे अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो क्या हम इसको वेजेस के साथ ऐड कर दें? अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो क्या कमीशन के साथ ऐड कर दोगे इसको? समझ रहे हो बात? यानी अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी के साथ ऐड करो। अब सैलरी कहां होता है, पीएल का डेबिट साइड, तो उसी में जोड़ना है। अगर ये रहता सपोज कि वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस के साथ उसको ऐड करना। अब वेजेस कहां होगा, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, तो ट्रेडिंग में चले जाएंगे हम। तो एक तो ट्रीटमेंट ये हो गया, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, हम नीचे लिख भी दिए स्टेटमेंट बनाकर। अब दूसरा चीज सोचो, अगर इंप्लॉइज से आप प्रॉमिस करते हो कि 100 रुपीज हम आपको दे देंगे बाद में, मकान मालिक से प्रॉमिस कर रहे हो कि 200 रुपीज रेंट हम आपको पे कर देंगे बाद में, फिलहाल अभी नहीं है मेरे पास, तो ये असेट है आपका कि लायबिलिटी है? समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम होगा? तो इसका मतलब कि दूसरा पोस्टिंग क्या करोगे, बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड जाओगे, और यहां पे पोस्ट करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पर, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग
रेंट के नाम पर 100 रुपीज और 200, यानी मेरा दूसरा रूल्स ट्रीटमेंट क्या निकला? पोस्ट देम इनटू लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको किसी के साथ ऐड लेस नहीं करना, बस जाकर के उसको क्या कर देना है? पोस्ट कर देना, मतलब ट्रांसफर कर देना, लिख देना वहां पे। ये हो गया तुम्हारा ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत है? ये आप देख सकते हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हो गया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं मालिक, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। ट्रीटमेंट क्या होना है? हम आपको एक साइड क्वेश्चन लिख रहे हैं जान करके कि देखो क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका सॉल्यूशन ऐसे करना है और उसका ट्रीटमेंट भी तुमको हम लिख के दे रहे हैं। अब इससे आसान तरीका हमको नहीं लगता कि कुछ होगा कि जब भी फंसोगे पीछे पेज पलटेंगे तुरंत याद हो जाएगा कि कैसे करना है। स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाओगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं आएगा, बार बार आपको पीछे पेज पलटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम 2 4 5 क्वेश्चन बनाने में होगा। उसके बाद जब आप 5 क्वेश्चन बना लोगे फिर वो एकदम फ्लो स्पीड बढ़ जाएगा। एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। कुछ पूछना है क्या? चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद हम लोगों का दूसरा ट्रीटमेंट नेक्स्ट होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को आप बोल सकते हो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये आप कह सकते हो। देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहो या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक ही चीज है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? अगर ट्रायल बैलेंस है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन के नीचे यहां कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। सर तो क्वेश्चन में हमारा एडजस्टमेंट बाहर ही लिखा हुआ रहता है एकदम 100%। एडजस्टमेंट कभी ट्रायल बैलेंस के इनर में रहेगा ही नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ है मतलब वो एडजस्टमेंट ही नहीं है। एडजस्टमेंट हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही रहेगा। सपोज कीजिए हम एक एडजस्टमेंट यहां ले रहे, देखो रेंट लिखा हुआ, रेंट मान लीजिए कि 1000 रुपीज रेंट, यहां का मतलब पेड, लिखे चाहे नहीं लिखे, बगल में लिखने देगा आपको कि पेड है कि रिसीव है। ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में लिखा मतलब पेड है वो। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओगे तो यहां 1 लिखा हुआ है, रेंट रुपीज 100 पेड एज एडवांस। ठीक है, रेंट यहां लिखा हुआ है और कहता है आपसे कि ये जो रेंट हम 1000 रुपीज पे किए ना, उसमें 100 रुपीज रेंट जो है वो एडवांस है। तो आप ही सोचो जरा, बिना कोई थ्योरी, बिना बुक पढ़े हुए, तुम सिर्फ ही सोचो, दिमाग लगाओ। 1000 रुपया मकान मालिक को किराया दिए और उसको हम ये कह रहे हैं कि देखो इसमें से 100 रुपीज एडवांस है। तो आप बताइए कि इस साल या इस महीने का खर्च कितना है? 900। कैसे पता चलेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्या याद करने का जुगाड़ है सब? सेंस लगाओ, थोड़ा ऊपर वाला दिया होगा तुमको, है ना, डुअल कोर प्रोसेसर भी दिया तब भी समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा i3 i5 i7 9 होने कोई जरूरत नहीं था, थोड़ा बहुत भी होगा प्रोसेसर तो आपको समझ आएगा, है ना। अगर हम अपने मकान मालिक को 1000 रुपीज पे करते हैं और हम उससे ये कहते हैं देखो जी 1000 में 100 रुपीज एडवांस है, मतलब अगले साल का है, तो अगले साल का 1000 में 100 रुपया अगले साल का, तो इस साल का कितना खर्चा होगा? 900 होगा। इसका मतलब कि मेरे करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है? 900 ही है। इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो कौन से अकाउंट में? पीएल अकाउंट में जाओगे तो पीएल अकाउंट में इस साइड लिखा हुआ होगा रेंट 1000 और उसमें से 100 रुपीज को क्या कर लोगे? लेस एडवांस बोल करके उसको क्या करोगे? माइनस कर लोगे। क्यों?
1000 में 100 एडवांस, तो इसका मतलब कि इस साल का खर्चा कितना है? 900 ही तो है, तो हम पूरा क्यों लिखेंगे, हम 900 ही रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा, आप बैलेंस शीट बनाओगे, जरा सोचो तो कहां होना चाहिए? इससे ठीक, अभी से ऊपर वाला पढ़े थे ना हम लोग। अगर एक्सपेंसेस पे नहीं किए, बोले बाद में देंगे, तो लायबिलिटी, और वही एक्सपेंसेस टाइम से पहले ही दे दिए, तो उल्टा लायबिलिटी का उल्टा एसेट्स होगा ना। तो बैलेंस शीट में आप जाओगे कौन से साइड? एसेट साइड जाओगे, और यहां लिख दीजिएगा प्रीपेड या एडवांस रेंट, और अमाउंट सिर्फ कितना होगा? 100 रुपीज। तो गलती से 900 मत करना, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, तो 100 रुपीज हम पोस्ट कर दिए। यानी इस क्वेश्चन का ट्रीटमेंट आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? फर्स्ट, जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस के साथ जाके क्या करो? माइनस कर दो, और दूसरा पोस्ट कर दो कौन से साइड में? असेट साइड में। कहां पर? बैलेंस शीट में। हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में वैसे फिर पोस्ट दैम इनटू असेट साइड और बैलेंस शीट बहुत टाइम लगेगा, तो बस पोस्ट करना है असेट साइड, कहां पे जाके? बैलेंस शीट। खत्म हो गया ट्रीटमेंट। तो ये कौन सा ट्रीटमेंट आपको समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। डेप्रिसिएशन, असेट्स का वैल्यू बढ़ना डेप्रिसिएशन है कि घटना डेप्रिसिएशन है? और डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड असेट्स पर या करंट असेट्स पर? फिक्स्ड टेंजेबल असेट्स पर। इसका मतलब कि इस डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसके साथ होगा? तो फिक्स्ड टेंजेबल असेट्स के साथ है कहीं ना कहीं। अब इस क्वेश्चन में इसको ट्रीट कहां करोगे? सेम, इसमें भी एक ट्रायल बैलेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस के इनर कॉलम में जब भी देखोगे तो यहां डेप्रिसिएशन नहीं लिखेगा। यहां लिख दिया सपोज करो मशीनरी, ठीक है, लिख दिया यहीं पे फर्नीचर। हम एक बताते हैं, बाकी सब तो ट्रीटमेंट वैसे ही होगा, है ना। यहाँ लिख दिया मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ट्रक, ऐसा ही करके लिखा हुआ है। बहुत सारा असेट्स है यहाँ पे। सपोज कीजिए कि मशीनरी दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का मशीनरी है, और एडिशनल यहाँ पे जाओगे इंफॉर्मेशन में, तो आपसे नंबर 1 कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन मशीनरीज। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम ट्रीटमेंट इसका सीख रहे हैं, इसका नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि ये तो हम पहले से जानते हैं। मशीन को कहां लिखते हो? ट्रेडिंग एनपीएल में कि बैलेंस शीट में? मशीन को कहां लिखते हो? मशीन आपका असेट्स है, बैलेंस शीट में लिखोगे। तो इसका पहला ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट के असेट साइड में आप ऑलरेडी, बैलेंस शीट के असेट साइड में ऑलरेडी आप यहां पर मशीनरी लिख चुके हो। कितने का? 1 लाख रुपीस का मशीनरी ऑलरेडी आप लिख चुके होंगे पहले से। तो ये जो मशीन आप देख रहे हो, हम इसकी पोस्टिंग की है, अभी हम एडजस्टमेंट तो सीखे नहीं। अब इसका एडजस्टमेंट पोस्ट करते हैं हम लोग। बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% किस पर? मशीनरी के ऊपर। तो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना होगा 10%। कैसे लगाओगे? तो अगर इस मशीन का वैल्यू इस पे डेप्रिसिएशन लग जाए तो मशीन का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो पहला ट्रीटमेंट कि इसमें से लेस कर देना डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। इसका मतलब कि मशीन का वैल्यू अब हमारे लिए कितने का रह गया? 90,000 का ही रह गया। तो ये मशीन हो गया हमारे लिए। और जो डेप्रिसिएशन आपने अभी यहां चार्ज किया है, यही डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस भी तो है ना। यानी ये डेप्रिसिएशन आपके एसेट की प्राइस को भी कम कर रहा है, और यही वो डेप्रिसिएशन है जो आपके लिए इनडायरेक्टली लॉस भी है। तो ऐसे में आप उसका पोस्टिंग एक और जगह करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे।
तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहां पर लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और अमाउंट यहां कितना लिखोगे 10,000। तो दो इसका ट्रीटमेंट हुआ, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या समझते हो? फर्स्ट बैलेंस शीट में जाओगे, पहले कौन से साइड? असेट साइड, और उस असेट्स में हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जिस रिलेटेड असेट्स में डेप्रिसिएशन लगा, मशीन में लगा तो मशीन में माइनस करो, बिल्डिंग में लगा तो बिल्डिंग माइनस करो, फर्नीचर कंप्यूटर में लगा तो फर्नीचर या कंप्यूटर माइनस, जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको कहा गया है आप उसी में माइनस करो। किसी में भी आए बाएं दाएं नहीं माइनस करना है, जो इसमें बोला उसमें माइनस करो। दूसरा, जितना भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज किए होंगे वो डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस है, तो उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड में लिखोगे? डेबिट साइड में जस्ट उसको क्या करिएगा? पोस्ट कीजिएगा। पोस्ट वर्ड जहां भी लिखा हुआ है, पोस्ट का मतलब कि किसी के साथ उसको ऐड या लेस नहीं करना है, हमको उसको डायरेक्टली डेबिट साइड में लिख देना है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसीलिए तो पहले देखो इसको लिखे ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज हो रहा है? मशीन पर चार्ज हो रहा है ना, तो पहले मशीन कितने का है पता होना चाहिए ना, नहीं तो हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे। इसलिए हम पहले बैलेंस शीट में गए, जिस रिलेटेड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा पहले हम उस पर चार्ज किए, तब ना हमको अमाउंट पता चलेगा, और ये अमाउंट हमको पता चला तभी तो हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो ये इसका दो पोस्टिंग है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है? तो डेप्रिसिएशन में याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगा तो पहले देखना कि कौन सी प्रॉपर्टी का वैल्यू घट रहा है। जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू घट रहा है बैलेंस शीट में जाओ, उसमें माइनस कर दो, और यही डेप्रिसिएशन उठा के कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देना। इतना तुमको काम करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन के बाद देखो, अक्रूड वर्ड, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है ना? यानी इनकम जो हम अर्न कर चुके, कमा चुके, सिर्फ मिला नहीं। जैसे गुड्स की डिलीवरी हम दे चुके, गुड्स की डिलीवरी आप दे चुके, इसका मतलब है सेल हो चुका है, बस पैसा मिलना अभी बाकी है। इसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। सेल कर चुके, किसी ने कहा था कि मेरा माल बेच दो तो हम तुमको कमीशन देंगे, और माल बिक के तैयार है, तो कमीशन अभी हमको मिलना बाकी है, तो इसके लिए क्या है? ये अक्रूड इनकम। तो अक्रूड वर्ड याद रखिएगा, अक्रूड कभी भी एक्सपेंसेस के साथ अटैच नहीं होता, ये हमेशा इनकम के साथ होता है। अक्रूड इनकम, अक्रूड वर्ड है मतलब वो इनकम के साथ ही रहेगा, और एक्सपेंसेस अगर है तो वहां क्या लग जाएगा? आउटस्टैंडिंग लग जाएगा। यानी इनकम जो मिला नहीं है अक्रूड कहलाएगा, और एक्सपेंसेस जो दिए नहीं है वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हम नहीं किए, एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हम नहीं किए वो कहलाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग। और इनकम जो अभी मिला नहीं है उसका नाम क्या हो जाएगा? अक्रूड। हाँ, दिख रहा है? देखो, अब इसको कहां ट्रेड करोगे? अब थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि बार बार ट्रायल बैलेंस बना बना के टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा समझते जाना, ना समझ में आए तो मुंह खोलिएगा। हाँ, देखो, अक्रूड इनकम, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इनकम को कहां लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड लिखते हो। इसका मतलब कि अक्रूड इनकम का भी रिलेशन किसके साथ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड होगा। तो अक्रूड इनकम का पहला ट्रीटमेंट होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सी साइड? क्रेडिट साइड में जाओ, और जो भी रिलेटेड इनकम है उस इनकम के साथ उसको क्या करो? ऐड कर लो। ठीक है?
अक्रूड इनकम कहीं भी है, इनकम है दैट मीन्स वो क्रेडिट साइड होगा, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड होगा। आप कहेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं हो सकता क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सेल्स में एडजस्टमेंट क्या डालेंगे हम? सेल बाकी है, अब सेल बाकी है तो अक्रूड होगा ही नहीं। सेल कर चुके लेकिन पैसा मिला नहीं तो वो डेटर होता है, ठीक है ना। इस वजह से हम आपको बोले कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड ही इन जनरल माना जाता है। 99% से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखोगे तो वो पीएनएल अकाउंट में ही होता है, इसलिए हम उसी को लिखे। तो अक्रूड इनकम का मतलब कि कोई भी इनकम जो हम अर्न कर चुके, बस मिलना अभी बाकी है। जैसे अगर कमीशन 500 रुपीज अगर हम रिसीव कर चुके और अक्रूड कमीशन अभी है 200 रुपीज, इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो इसके क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहां लिखोगे क्या? कमीशन कितना? 500, और उसके साथ हम इसको क्या करेंगे? अक्रूड कमीशन 200 रुपीज क्या किए? ऐड कर दिए, तो हमारा टोटल कमीशन कितने का हो गया? 700 का हो गया। क्योंकि 500 हमको मिल चुका, बोला रे भाई 200 बाद में दे देंगे। अरे भाई तो कमाई कितने का? 700 कमाए ना, तो 700 लिख दिए। अब आउटस्टैंडिंग जो जरा सोचो, आउटस्टैंडिंग अगर होता, आउटस्टैंडिंग होता तो इसका ट्रीटमेंट हम कहां करते? बैलेंस शीट में कहां लिखते इसको? लायबिलिटी साइड। और अगर हम इनकम अर्न कर चुके बस मिला नहीं है, मिलेगा तो असेट साइड होगा, है ना। समझ रहे हो बात? पैसा हम आपको देंगे, देना पड़ेगा तो लायबिलिटी, और जब पैसा लेना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। तो दूसरा पोस्ट कहां करोगे? पोस्ट करोगे कौन सी साइड? बैलेंस शीट में। कौन से साइड? असेट साइड में उसको पोस्ट कर दोगे। तो बैलेंस शीट बनाइएगा, यहां पे यहां डायरेक्ट लिख देना है आपको अक्रूड इनकम। अब इनकम के नाम पे कमीशन है तो अक्रूड कमीशन, अगर यहां रेंट है तो अक्रूड रेंट, इंटरेस्ट है तो अक्रूड इंटरेस्ट, या अक्रूड ब्रोकरेज है तो ब्रोकरेज लिख दो, जो भी है। तो इस तरह से आप इसका दो पोस्टिंग कर पाएंगे। एक, हाँ, ब्रोकरेज मतलब होता है कमीशन, समझ सकते हो, इंसेंटिव समझ सकते हो, हिंदी में ऐसे उसको हम बोलते हैं दलाली बोलते हैं, है ना। इनकम है ना, ले पढ़ा रहे कुछ तो कहीं और जा रही है। क्या तुम लोग बर्दाश्त से बाहर हो गया? ये पूछ रही हम लोग तो डाइट कर रहे हैं। सर अक्रूड इनकम कैश बुक में क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अक्रूड है, मिलने वाला है, मिला कहाँ है जो होगा? घसक गई हो। सर दोनों कहाँ से सवाल आ जाते हैं? तेज बच्चे। अरे नहीं, ये भी तो तेज, इसको कैसे आता है? कौन तेज? एग्जाम का जो हाफ ईयरली का पेपर है तो उसमें था ये वाला ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूछा अपलोड आया था ना, आएगा नहीं ना। गलत हो गया ना? गलत हुआ है इसलिए तो पूछ रहा हूं। अक्रूड था ना, अभी पढ़ा था, अक्रूड था ना, अक्रूड इनकम था ना। ब्रोकरेज इंटरेस्ट हम दे भी सकते हैं। सर ही ना क्वेश्चन बनाया, स्कूल से आया था तो सर से पूछना चाहिए था। स्कूल से थोड़ी आया, स्कूल का क्वेश्चन था। हम इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, इंटरेस्ट ले भी सकते हैं, लेकिन जब अक्रूड लिखा मतलब क्या होता है? और अगर देना होता तो आउटस्टैंडिंग लिखता, अक्रूड क्यों लिखता हो? बस हो गया, किडनी फेफड़ा फड़फड़ाने लगा इतने में। आगे आगे आगे, अक्रूड हो चुका था। एक टॉपिक मिलेगा अर्न इनकम। देखो अनअर्न इनकम लिखा हुआ, अनअर्न इनकम मतलब ही क्या होता है? इनकम जो हम अर्न नहीं किए लेकिन मिल गया। मतलब दूसरे शब्दों में इसको क्या बोल सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम रिसीव इन
एडवांस, इसको हम बोलते हैं अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम का मतलब इनकम जो हम कमाए नहीं, मतलब ना ही हमने आपको गुड्स की डिलीवरी दी और ना ही हम अभी तक आपको कोई सर्विस दी है, ना सर्विस दी है ना ही गुड्स बेचे, लेकिन पैसा हम रिसीव कर चुके हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस। जैसे जैसे हम बताते हैं आपको ना, जैसे हम डीजे बजाने वाला है और युग की शादी है, तो युग से हमको मिला एडवांस, है ना, कि 20 मार्च को शादी है, 2000 एडवांस लीजिए लेकिन डीजे लेके लगा देना है। मेरे लिए तुम जरा खुद ही सोचो, मेरे लिए क्या हम अभी सर्विस दिए? अभी उसकी शादी है, टाइम है अभी, तो शादी मार्च में है, सर्विस मार्च में देंगे, लेकिन पैसा मार्च से पहले अभी हमको मिल गया एडवांस। तो तुम जरा सेंस लगाओ, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए आपके लिए? यह असेट्स है कि लायबिलिटी होगा? बिल्कुल गलत। क्या बनेगा? लायबिलिटी। क्यों बनेगा लायबिलिटी? जरा सोचो सोचो। इनकम अगर हम एडवांस ले लिए, युग से एडवांस ले लिए, उस दिन बुखार भी रहेगा तो उसके यहां बाजा बजाना पड़ेगा, क्यों? एडवांस ले चुके हैं। मूर्ति बनाने वाले ने सरस्वती पूजा में मूर्ति बनाने के लिए किसी स्टूडेंट से या किसी स्कूल से एडवांस ले लिया, अब उसका तबीयत खराब रहे या जो भी रहे, टाइम पे उसको डिलीवरी देना होगा कि नहीं देना होगा? इसका मतलब कि अगर हम इनकम एडवांस में ले लेते हैं ना, तो मेरा लायबिलिटी बढ़ता है, असेट नहीं बढ़ता। क्यों? हम सामान थोड़ी बेचे। देखो, अगर हम सामान बेच देते और पैसा बाद में मिलता तो असेट बढ़ जाता, लेकिन यहां उल्टा हुआ, पहले पैसा ही पकड़ लिए, काम बाद में करेंगे। तो आप किसी को भी एडवांस क्यों देते हो? जरा सोचो, आपके घर में शादी है तो पंडाल बनाने वाले को आप एडवांस दे दिए, क्यों देते हो एडवांस? जरा सोच के देखो, क्यों? क्योंकि हम अपना लायबिलिटी उतार ली, उसको दे दिए। बाजा बजाने वाले को एडवांस दे दिए, क्यों दिए? क्योंकि टेंशन मेरा था, अपना टेंशन किसी और को दे दिए कि ले तो ही कर। समझ रहे बात? इसलिए एडवांस अगर हम रिसीव कर लिए, कभी भी कंफ्यूजन हो, भूलिए तो याद रखिएगा, एकदम एग्जांपल याद रखना कि शादी ब्याह है, अब टेंट बनाना है, कैसे बनाना है, क्या होगा, नहीं आएगा, डेकोरेशन कैसा होगा, तुम्हारा टेंशन है भी। लेकिन अगर अपना टेंशन किसी को देना है तो सबसे आसान बात है कि कुछ पैसा निकाल कर एडवांस पकड़ा दो, तो तुम्हारा टेंशन वो ले लेगा। तो जहां मेरा टेंशन था, आप कौन ले लिया? कोई और ले लिया। तो जहां कोई एडवांस पकड़ ले मेरे से, एडवांस वो जादू है कि जिसको पकड़ा दो उसका लायबिलिटी बढ़ा देगा। इसलिए इनकम अगर हम एडवांस में ले लेते हैं तो पहला ट्रीटमेंट होगा कि बैलेंस शीट में जाओगे, कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड मेरी लायबिलिटी को बढ़ा देगा, इसलिए उसमें क्या करोगे? प्लस करोगे या फिर उसको पोस्ट करोगे, है ना। तो लायबिलिटी साइड में जाकर हम उसको क्या कर देंगे? पोस्ट कर देंगे। दूसरा इसका ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए? इनकम एडवांस में अगर हम रिसीव कर लिए तो क्या वो इनकम इस साल का था? कोई अगले साल का एडवांस तुमको पकड़ा दिया, तो इनकम एक्चुअल में कब का था? अगले साल का ना था, इस साल का तो नहीं है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी रिलेटेड इनकम होगा, उस इनकम में से आपको उसको क्या करना है? माइनस कर लेना है। अब पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो इनकम होगा ना, तो उस इनकम में जाकर के आपको उसको क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। क्यों? अगले साल का एडवांस आपको अभी मिल गया, तो पैसा रिसीव जरूर आप आज कर रहे हो, लेकिन क्या वो इनकम आज का है? वो इनकम तो अगले साल का ना है, तो इस इनकम को तो हम अगले साल शो करेंगे ना। इसलिए हम इसको ये दो जगह ट्रीट करेंगे। इतना में समझ में आ जाएगा? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम का मतलब याद हो गया? इनकम जो हम अर्न नहीं किए लेकिन रिसीव कर लिए, यानी सर्विस दिए ही नहीं, गुड्स डिलीवरी दिए नहीं, लेकिन पैसा पहले से पकड़ लिए, तो तुम्हारा लायबिलिटी बढ़ा देगा। और दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओगे, वो इनकम इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है, एडवांस में लिए,
तो इस साल में पैसा मिल जरूर रहा है, लेकिन वो पैसा इनकम कब का माना जाएगा? अगले साल जब हम सर्विस देंगे तब का ना पैसा है वो। तो हम आज उसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे? इसलिए हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से माइनस करके हटा देंगे ताकि करेक्ट पोजीशन पता चल जाए। तो इसी को हम लोग अनअर्न इनकम बोलेंगे।